everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. नाम श्वेता. So आज हम पढ़ने वाले हैं important general awareness questions for DFCC IELTS. So आज है day 16 या अभी तक हमने 15 classes कर लिया है. DFCC IELTS जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में आपको ये 15 क्लासेस मिल जाएंगे. वहां से आप ये 15 क्लासेस कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंटेंट गिवन है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है. ओके, so चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है. यहाँ पे देखा है तो in which year did Queen Lakshmi Bai fight with the British colonial rulers? क्वेश्चन क्या है समझो, हिंदी में समझो कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि झांसी की लक्ष्मी बाई ने ब्रिटिश कॉलोनियल की रूलर से कब फाइट किया है. यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1858. ओके, 1858 में लक्ष्मी बाई ने क्वीन रानी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने फाइट किया था ब्रिटिश रूलर्स के साथ. यहाँ पे इनका डेथ भी हो गया था. ओके, ब्रिटिशर्स ने इनको मार दिया था 1858 में, इनका डेथ हो गया था. 1857 का रिवॉल्ट में झांसी का रिबेलियन कौन था? लक्ष्मी बाई ही थी. ओके, रानी झांसी लक्ष्मी बाई वाज द रिबेलियन, इंडियन रिबेलियन ऑफ झांसी 1857 का रिवॉल्ट में. 1858 में जब इन्होंने फाइट किया है तो इनका मृत्यु हो गया था. अगर हम इनका जन्म की बात करेंगे, बर्थ की बात करेंगे, तो यहाँ पे इनका जन्म 1828 में हुआ था. ओके, 19 नवंबर को. राइट, देन कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था. यहाँ पे इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था. ग्वालियर इज इन मध्य प्रदेश. कौन से दिन? 18 जून में. ओके, 18 जून को इनका मृत्यु हो गया था. जन 19 नवंबर को वाराणसी में हुआ था. अगर इनका बर्थ नाम, जब इनका बर्थ नाम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मणिकर्णिका तांबे. इनका जो है जन्म नाम था मणिकर्णिका तांबे. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये याद करनी है कि 1857 रिवॉल्ट में झांसी का रिबेलियन कौन था, इनका मृत्यु कौन से साल में हो गया था, इनका जन्म कौन से साल में हुआ था, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है. विच अथॉरिटी इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? समझ रहे हो ना. यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी का कंसर्न है, यानी सिंपल सा समस्या है कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी है तो ये कौन सी अथॉरिटी देखती है. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है आरबीआई. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज जो है डिज़ाइन किए जाते हैं प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमी में इसको मेंटेन करने के लिए. राइट, अगर हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म हो जाता है आरबीआई का. इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1 अप्रैल 1935 में इसका क्या हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. तो कहाँ पे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? कोलकाता में. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी राइट नाउ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर्स. कोलकाता से मुंबई को इसका हेडक्वार्टर्स कब शिफ्ट किया गया है? 1937 में. ओके, अगर हम इसके नेशनलाइजेशन की बात करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब किया गया है? 1 जनवरी 1949 में किया गया है आरबीआई का नेशनलाइजेशन. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है. नेक्स्ट देखना यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर
फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकती है। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ओके, राइट नाउ जो हमारे गवर्नर है कौन से नंबर के? 25th गवर्नर है, कौन है? शक्तिकांत दास जो है 25th, ये 5 है। ओके, 25th गवर्नर है आरबीआई के, 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास, याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिश्ड, इसका हेडक्वार्टर्स, नेशनलाइजेशन पहला, एंड राइट नाउ गवर्नर कौन है? नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। दूध गंगा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो यहाँ पे दूध गंगा रिवर जो है कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? सो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाता है? कृष्णा। कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है दूध गंगा। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दूध गंगा के बारे में, सो ये कहाँ पे ओरिजिनेट, कहाँ पे होती है? सो ओरिजिनेट होती है सिंधुदुर्ग में। कौन से डिस्ट्रिक्ट? सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है। ओके, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ? वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद ये फ्लो करती है कौन सी तरफ? फ्लोज टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ ये फ्लो करती है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करती है? कोल्हापुर एंड बेलगांव। सो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो है कहाँ पे है? कर्नाटका में है। सो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करती है? फ्लो करती है, और कृष्णा नदी को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है ना? सो यहाँ से कृष्णा नदी में ज्वाइन हो जाती है। इतनी सी बात समझ में आ गया है ना? सो यहाँ पे देखो, और एक चीज बताऊंगी, ध्यान से सुनना है। सो यहाँ पे कृष्णा रिवर के सारे ट्रिब्यूटरीज देख लेना एक बार। ओके, सो फर्स्ट वन देखना, यहाँ पे मूसी नदी। सो मूसी नदी कहाँ पे है? हैदराबाद में है, पता ही ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कौन सा है? घाटप्रभा रिवर। तुंगभद्रा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वन, तुंगभद्रा भी ट्रिब्यूटरी है। ओके, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख रही हूँ, कोयना है, कोयना इज अ ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट, पंचगंगा इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी। और कौन से है? यहाँ पे वरांग। ओके, सो ये सारे के सारे 7 रिवर्स। सो यहाँ पे दूध गंगा को मिला के पूरा 7 हो जाते हैं। सो ये 7 है इस कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज। ओके, याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन आती है इनमें से कौन सा नदी जो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, तब आप मार्क करके आ जाएंगे, बहुत इजीली नोट डाउन कर लेना। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? ओके, अगर क्वेश्चन आती है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम K2, माउंट K2 मार्क करके आएंगे, राइट? सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया आ गया है, तो कौन सा आंसर क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज दोदा बेटा। ओके, याद रखनी है। सो ये दूधा बेटा, अगेन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। सो कौन सी है? दूधा बेटा। सो अगर दूधा बेटा की बात करेंगे, सो ये कौन सी रेंज का यहाँ पे क्या हो जाता है हाईएस्ट पीक? नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है दूधा बेटा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसकी नाम की ओरिजिनेट कैसी हुई बात करेंगे, तो ये कनाडा में है एक्चुअली। ओके ओके, सो यहाँ पे दूधा, इसका मतलब होता है बिग, बड़ा। ओके, देन यहाँ पे बेटा का मतलब क्या होती है? हिल, बड़ा हिल।
ओके, सो इसको डूडा बेटा बोला गया है। ओके, अगर हम इस बात करेंगे इसकी हाइट के बारे में, सो 8650 फीट ये है। अगर हम मीटर्स में बात करेंगे तो 2637 मीटर्स का है। ओके, फीट्स में बात करेंगे तो 8650, मीटर्स में 2637। ओके, चलो नेक्स्ट, ये कौन से स्टेट में है? अगेन इम्पोर्टेंट चीज, तमिलनाडु में है। ओके, याद रख लो, नोट डाउन भी कर लेना। नेक्स्ट वन देखते हैं, चलो। सो नेक्स्ट वन देख लेना, यहाँ पे क्या है? Marky Lucas Regenwald became the youngest writer to win the International Booker Prize for which of her books in 2020? So यहाँ पे कौन सा बुक है जिसकी वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिली है? पता है क्या? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से सुनिए। द डिस्कम्फर्ट of evening. Okay, a story of childhood grief. सो ये बुक के लिए इनको मिली है कौन सा बुक, कौन सा प्राइज मिला है इनको? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, याद रखनी है। ओके, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखना और एक चीज, ये बुक है, ओके, और ये ऑथर का पिक्चर है। सो इनको ये अवार्ड जो है 29 ईयर्स की एज में मिली है। और ये अभी तक जो हमको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिली है उनमें से यंगेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, इनको यंगेस्ट ऑथर टू गेट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, और ये एक डच ऑथर है। ओके, डच ही है, राइट। सो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में आ गया है ना? सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे परवसी रोजगार is an initiative by Dash towards contributing to the need of connecting job seekers to relevant employers. So यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? सो ये परवसी रोजगार किसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया है? सो यहाँ पे इस इनिशिएटिव के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है, जो कंट्रीब्यूट करती है नीड ऑफ कनेक्टिंग, यानी ये कनेक्ट करती है जिसको जॉब चाहिए और एम्प्लॉयर से। ओके, जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर को कनेक्ट करने वाला एक इनिशिएटिव है परवसी रोजगार, जो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? सोनू सूद के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है, राइट। सो इस इनिशिएटिव सोनू सूद के द्वारा किया गया है। सो ये क्या चाहते हैं इस इनिशिएटिव को, क्या सोच के इसको लॉन्च किया गया है? तो वो ये चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं एक 2 करोड़ पीपल को, 2 करोड़ पीपल को जॉब दिलाना चाहते हैं नेक्स्ट आने वाले 5 इयर्स में। ओके, सो स्पेशली ये माइग्रेंट्स के लिए है, जो माइग्रेट करते हैं लेबर्स, तो उनके लिए है। तो ये क्या करता है? एम्प्लॉयर को एंड जॉब सीकर को मिला देता है। ओके, सो ये एक इनिशिएटिव है। ओके, और ये स्पेशली जो है ब्लू कॉलर जॉब्स है इसमें। सो ब्लू कॉलर जॉब्स का मतलब क्या होता है? ब्लू कॉलर जॉब्स है ये सारे के सारे जो 5 इयर्स में 2 करोड़ जॉब्स जो दिलाना चाहते हैं। सो ब्लू कॉलर जॉब्स जो होते हैं नॉर्मली वेजेस पे जो वर्क करते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं, जिनको डेली पे किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। Next, the Dash is a global international organization dealing with the rules of trade between nations. So कौन सी है जो एक global international organization जो डील करती है rules of trade between nations को लेके? So obviously हमको पता ही है WTO है। WTO का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट देखना। सो 1995 में हुआ था इसकी एस्टैब्लिशमेंट, 1 जनवरी को।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर्स के बारे में। सो कहाँ पे है, मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होते हैं, वहीं पे है, ये जिनीविया में है। ओके, जिनीविया में है, स्विट्जरलैंड में है जिनीविया। ओके, अगर हम बात करते हैं इसका पर्पस, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल पर्पस क्या है। ये रिड्यूस करना चाहता है, रिडक्शन, ये रिड्यूस करना चाहता है टैरिफ्स एंड बैरियर्स को ट्रेड करने में। टैरिफ्स एंड बैरियर्स को हटाना चाहता है ट्रेडिंग में, ठीक है, इसका मेन पर्पस है। अगर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन में आ सकती है वो है डायरेक्टर। सो हु इज द डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO, क्या मार्क करके आएंगे, रोबर्टो एजेवेडो जो है डायरेक्टर है WTO का, याद रखनी है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वन है। ओके, इसकी पर्पस समझ में आ गया, इसका हेडक्वार्टर समझ में आ गया, एंड इसकी स्टैब्लिश ईयर भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। डैश इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। कौन सी वॉल्केनो है जो ओनली इंडिया का द ओनली वॉल्केनो है जो एक्टिव है। सबसे पहले इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ पहले। बैरल आइलैंड्स में जो वॉल्केनो है उनमें से बैरल आइलैंड की वॉल्केनो है जो एक्टिव है। ओके, इसके बारे में पूरी तरह से समझते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, पहले यहाँ पे देखना, पहला यहाँ पे होती है नॉर्थ अंडमान, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ पर फिर देख लेना। देन नेक्स्ट आती है मिडिल अंडमान, नेक्स्ट आ जाती है साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान आती है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आता है कार निकोबार, इसके बाद आ जाता है लिटिल निकोबार, एंड नेक्स्ट वन इज ग्रेट निकोबार। ओके, यहाँ पे देखना क्वेश्चन ये भी आ सकती है कि बैरन आइलैंड्स आर इन विच पार्ट ऑफ अंडमान। क्या मार्क करके आएंगे, बैरन आइलैंड्स जो है मिडिल अंडमान में है। ओके, अगर हम नॉर्थ अंडमान की बात करेंगे, अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक सैडल पीक होती है। ये कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में है, एंड द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज इन पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, याद रखनी है। एंड यहाँ पे साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है, उसको कहा जाता है डंकन पैसेज। ओके, इट्स कॉल्ड एज डंकन पैसेज। एंड यहाँ पे लिटिल अंडमान यानी अंडमान एंड निकोबार को जो डिवाइड करती है लाइन, उसको क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड एज 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स द लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ओके, यहाँ पे कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार हो गया। यहाँ पे एक लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज ग्रेट चैनल। इसकी इस चीज को डिवाइड करती है ग्रेटर निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड्स एंड ग्रेटर निकोबार को डिवाइड करती है द ग्रेट चैनल, याद रखनी है। क्या क्या है यहाँ पे, 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स लिटिल अंडमान, यानी अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करने वाला है 10 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है उसको कहा जाता है द डंकन पैसेज, एंड द ओनली वॉल्केनो व्हिच इज एक्टिव इज इन मिडिल अंडमान। ओके, एंड यहाँ पे सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज नॉर्थ अंडमान, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज इन साउथ अंडमान। राइट, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखना, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था तब कितने सारे मेंबर्स ने इस पे साइन किया था, जब कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, आप भूल जाओगे, ध्यान से सुना।
सो 284 मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन किया था। ओके, सो ये याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखना है यहाँ पे क्या है, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हो गया है, इसको बनाना कब कंप्लीट हुआ है, वो डेट को याद रखनी है। नवंबर 29 1949 को ये पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया था। ओके ओके, सो इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 26 1949 को। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए हमको 2 years 11 months and 18 days लगे थे। कितने दिन लगे थे? 2 years लग गया था एंड 11 months लग गए थे। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 3 years लग गया था। सो अप्रोक्सीमेटली नहीं, हम एग्जैक्टली यहाँ पे कितने दिन लगा, 2 years 11 months and 18 days लगा था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था ना, क्या हुआ था, 395 पार्ट्स थे, सॉरी 395 आर्टिकल्स थे जब इसको बनाया गया था, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। ओके, अभी मुझे कमेंट करके बता दो कि राइट नाउ कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है, कितने स्केड्यूल्स है। ये आपके लिए होमवर्क समझ लो, कमेंट करके जरूर बताना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तब की बात है ये, तो मैं अब की बात कर रही हूँ राइट नाउ। ओके, कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है, कितने स्केड्यूल्स है, आप कमेंट करके बता देना। ओके, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बना रहे थे, कौन बना रहे थे, ड्राफ्टिंग कमिटी बना रही थी। ओके, कौन सी कमिटी बना रही थी, ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, सो ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन थे, ये भी क्वेश्चन सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में आया था, अभी भी आता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल कितने मेंबर्स थे, टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर्स। ओके, 7 मेंबर्स का ये कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी। सो यहाँ पे देखना कौन थे वो मेंबर्स। सो सबसे पहले तो बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो नेक्स्ट कौन था, कृष्ण स्वामी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। कृष्ण स्वामी अय्यर एंड डॉक्टर के एम मुंशी एंड नेक्स्ट एन गोपाल स्वामी नेक्स्ट कौन थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखना 6th मेंबर कौन थे, बी एल मिटर एंड 7th वन डी पी दायित्व। सो यहाँ भी ये 7 मेंबर्स थे। ओके, बाद में क्या हुआ, ये 6th एंड 7th मेंबर को रिप्लेस किया गया है। ओके, ये भी याद रखो, अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन गया तो बन सकता है ऐसे। सो एन माधवा एंड टी टी कृष्णमाचारी, राइट। सो ये 6th एंड 7th मेंबर को ओके रिप्लेस किया है इन दोनों ने। सो ये भी मेंबर थे, वो भी मेंबर थे, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट की बात किया जाएगा तो ये दोनों है। सो ये सारे के सारे मेंबर्स हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स थे। ओके, तो चेयरमैन कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सो एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर आर द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड यानी IMF का अभी राइट नाउ कितने मेंबर कंट्रीज है, पता है क्या? सो
190 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जानना। सो यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। 1945 24 दिसंबर को हुआ था इसकी एस्टैब्लिशमेंट। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? IMF का हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है। ओके, याद रखनी है। ओके, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखना, डायरेक्टर ऑफ IMF कौन है? यहाँ पे देखो, सो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है यहाँ का डायरेक्टर है, जो सर्व कर रही है कब से? 2019 से लेके अब तक ये डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। सो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे इंडियन है यहाँ पे IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट। ओके, IMF का चीफ इकोनॉमिक्स, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका नाम गीता गोपीनाथ। सो गीता गोपीनाथ जो है IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट है। कब से? 2018 से। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं गीता गोपीनाथ यहाँ पे IMF पे चीफ इकोनॉमिस्ट है, तो इससे पहले ये क्या करती थी? सो हमारे इंडियन स्टेट केरला का चीफ मिनिस्टर जो भी थे 2018 के टाइम पे, उनके अंडर ये सर्व करती थी, सर्व एज इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, ये भी याद रख लो। सो गीता गोपीनाथ जो 2018 से IMF में सर्व कर रही है, उससे पहले उन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर के अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जैसे काम किया है। ओके, समझ में आ गया है ना? ओके, सो इतना ही है आज का क्लास। सो हमने जो भी इम्पोर्टेंट था ना, बहुत कुछ पढ़ लिया आज, आप नोट डाउन कर लो। ओके, क्लास अच्छी है, इसके ऊपर विश्वास करो कि क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढ के पढ़ोगे यहाँ वहाँ से, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो किसी एक बुक के ऊपर विश्वास करो या किसी एक टीचर पे विश्वास करो, ठीक है ना? सो चलो, थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। एंड हमारा स्लोगन को रिपीट करना एक बार सारे लोग, आई कैन एंड आई विल। सो यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है DFCCIL। सो DFCCIL में मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए जो हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है? सो आप कर सकते हो, आप कितना काबिलियत रखते हो, ठीक है ना? ये करने के लिए आई कैन एंड आई विल को रिपीट करते रहना है, मोटिवेट होते ही रहना है जब तक एग्जाम हो जाता है, जब तक हार्डवर्क करते रहना। ओके, हमारे साथ बनाए रखना। ओके, सो चलो, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं शाम 7 o'clock को दूसरी क्लास के साथ। थैंक यू ऑल, बाय बाय।